हेलो टू एवरीवन। सो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वॉकर, जो कि सीएसआर नेट में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो अब से हम क्या करेंगे कि जो सीएसआर नेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर हम थ्योरी डिस्कशन और साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो रैंडम वॉकर अगर आप देखें तो हर साल सीएसआर नेट में जो है ये ट्रेंड है एक तरीके का कि क्वेश्चन जो है ना अराइज होता ही होता है। ठीक है, तो आज हम इस पर रैंडम वॉकर पर थ्योरी साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो रैंडम वॉकर जो प्रॉब्लम है ये कार्ल पियर्सन द्वारा 1905 में दिया गया था। आज हम इसका यूज कर रहे हैं रैंडम वॉकर का, क्योंकि इसमें ये इस प्रॉब्लम के अंदर क्या हो रहा है कि एक रैंडम वॉक होने लग रही है और रैंडम वॉक हम देख रहे हैं यहां पर मॉलिक्यूल्स एटम्स की भी होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में जो ऑब्जर्व किया था जिगजैग पाथ में मॉलिक्यूल्स के मोशन का, ठीक है, इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, आप 9th क्लास की साइंस की बुक उठा लीजिए, आपको ये जरूर मिलेगा, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ब्राउनियन मोशन वहीं से आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, सो पोलन ग्रेन्स को उन्होंने सस्पेंड किया था किसके अंदर, वाटर के अंदर, और फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया। जो माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो ये पाया उसने कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं वो रैंडम मोशन या फिर हम कहें जिगजैग पाथ में मूव करने लग रहे हैं। ठीक है, क्यों जिगजैग पाथ में क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि एक कोलिजन हो रहा है। किसके बीच में कोलिजन हो रहा है? पोलन ग्रेन्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो इस मोशन का रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो ब्राउनियन मोशन की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करने के लिए रैंडम वॉक की प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सर्टेन केस में हम देखेंगे कि रैंडम वॉकर जो है ये वाली प्रॉब्लम ब्राउनियन मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कब होती है? जब n का वैल्यू, ठीक है, n हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, ये टॉपिक उठाया गया है कार्ल पियर्सन द्वारा, ये रैंडम वॉकर स्टैटिस्टिक्स मींस प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, और ये n को हम लोग वहां डिनोट करते हैं सैंपल साइज से। सैंपल जो भी हम लेते हैं उसका साइज, तो सैंपल साइज अगर बहुत ज्यादा है, जैसे यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रैंडम वॉकर वाली जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली किस में होना चाहिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। व्हेन n इज फाइनाइट, n क्या होना चाहिए, फाइनाइट, उस केस में ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पर जो है जरूरत पड़ेगी। ब्राउनियन मोशन हम लोग कब यूज करते हैं? ब्राउनियन मोशन तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो केस मिलते हैं, एक सक्सेस दूसरा फेलियर। ठीक है, सक्सेस फेलियर वाली जब प्रोबेबिलिटी हम निकालनी होती है ना, तब हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि मान लीजिए क्वाइन है, तो क्वाइन में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें स्पिन्स में, ठीक है, तो मैग्नेटिक स्पिन्स, ठीक है, तो ये हमारे पास स्पिन अप केस हो सकता है, स्पिन अप केस हो सकता है, या फिर स्पिन डाउन केस हो सकता है। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा है कहीं पर, तो उसमें सक्सेस का भी चांस है, ठीक है, सक्सेस का भी चांस है और फेल होने का भी चांस है। एग्जाम कोई हो रहा है तो उसमें पास होने का चांस है, फेल होने का चांस है। सिमिलरली यहां पर रैंडम वॉक जब हो रही है तो आइदर वन डायमेंशनल मोशन के अंदर जो रैंडम वॉक होगा, ठीक है, किसी भी पर्सन के द्वारा, वो लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, विद सम प्रोबेबिलिटी सच दैट लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी और राइट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, तो ये जहां पर दो केस बन रहे हैं, इन केसेस में जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। बट आप देखेंगे कि ये n जब फाइनाइट होगा तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। n जब यहां पर टेंड करेगा इन्फिनिटी या बहुत लार्ज वैल्यू जब होगी, सैंपल का साइज बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में हम गॉसियन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर रैंडम वॉक की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ चीजों को मान लेना चाहिए 1D के अंदर। ठीक है, 1D के अंदर अगर हम डिस्कस करें और 2D के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास 3D है 4D है, इनमें इस मोशन को डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सीएसआर नेट में 1D और 2D से ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोस्टली 1D का केस और 2D का केस ही आता है। तो इसमें डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स को जान लेना चाहिए, जैसे कि N, P, Q, स्मॉल m, N1, N2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो यहां यूज होने वाली हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते समय। n क्या है? n इज टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। n यहां पर है टोटल स्टेप्स जो लिए गए हैं। अच्छा, a और मान लीजिए जिसे हम स्टेप लेंथ कहेंगे। ठीक है, जो स्टेप, हर एक जो स्टेप उठाया गया है रैंडम वॉकर द्वारा, ठीक है, या एक ड्रंक पर्सन के द्वारा, तो वो हमारे पास स्टेप लेंथ कितना होगा, स्मॉल a के बराबर है। ठीक है, p यहां पर क्या है? p यहां पर है प्रोबेबिलिटी टू टेक द स्टेप टुवर्ड्स द राइट एंड। राइट की तरफ जो है स्टेप लेने की
क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, P प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और ये जो Q रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी रहेगी रैंडम वॉकर द्वारा 1D के अंदर स्मॉल q, ठीक है। ओके, स्मॉल m क्या रहेगा, स्मॉल m डिनोट्स द फाइनल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन रहेगी, ठीक है, रैंडम वॉकर ने मूव किया, उसके बाद में जहां पर वो जाकर के रुकेगा फाइनली, वो पोजीशन किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल m को, ठीक है। अगर मान लीजिए स्मॉल m की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू 0 होगी, कब, जिस केस में हमारे पास लेफ्ट वाले जो हमारे पास स्टेप्स रहेंगे और राइट वाले स्टेप्स रहेंगे दोनों आपस में बराबर होंगे, तब उस केस में m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए इस पोजीशन से या इस पॉइंट से रैंडम वॉकर ने चलना शुरू किया, अब इसने जितने लेफ्ट लिए स्टेप्स उतने इसने राइट स्टेप ले लिए, ठीक है, तो या तो इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। अब क्योंकि लेफ्ट और राइट के स्टेप्स बराबर हैं तो ये वापिस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रहा है, दैट मींस n1 और n2 जो कि हम डिनोट कर रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, एंड n2 डिनोट्स नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दैट मींस हम ऐसा कह सकते हैं सिंपली कि m का वैल्यू n1 माइनस n2 होना चाहिए, और m क्या चीज है यहां पे, फाइनल पोजीशन ऑफ द रैंडम वॉकर, ठीक है। तो ये की टर्म्स हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए आता है, ठीक है, सच दैट वॉकर इज एट ए फाइनल पोजीशन m, ठीक है, तो उसका हम प्रोबेबिलिटी लिख दे रहे हैं। सो नाउ बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द वॉकर इज एट फाइनल पोजीशन स्मॉल m, ठीक है। सो वॉकर जो है रैंडम वॉकर वो फाइनल पोजीशन स्मॉल m पर पहुंच जाए कितने स्टेप्स लेने के बाद, कैपिटल N नंबर ऑफ स्टेप्स लेने के बाद, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल, p की पावर n1 और q की पावर n2, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। सारी टर्म्स आपको मालूम है यहां पर क्या क्या चीजें हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले को स्मॉल m की टर्म्स में डिनोट करना चाहते हैं तो वो भी आप डिनोट कर सकते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, लेफ्ट में और राइट में जितने लिए टोटल यही होंगे हमारे पास n1 प्लस n2, ठीक है। और स्मॉल m का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, स्मॉल m होना चाहिए n1 माइनस n2, ठीक है। यानी हमारे पास में n2 माइनस n भी हो सकता है या n1 माइनस n2 कह लीजिए, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड में कितना लिया, ठीक है, मतलब यहां पर हो जाएगा हमारे पास राइट में कितना लिया, माइनस में लेफ्ट में कितना लिया, ठीक है। अच्छा, n2 माइनस n1 भी आप लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप यहां से n1 और n2 फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो यहां पे n1 आ जाएगा कैपिटल N प्लस m डिवाइड बाई 2, ठीक है। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें n माइनस m डिवाइड बाई 2, n माइनस m डिवाइड बाई 2, सो फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया, फाइनल प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N एंड स्मॉल m इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस m बाय 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस m बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड p टू द पावर n1 विच इज n प्लस m बाय 2 एंड q टू द पावर n माइनस m डिवाइड बाय 2। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि p और स्मॉल q में रिलेशन क्या होना चाहिए, सच दैट स्मॉल p और स्मॉल q का सम 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है टू टेक द स्टेप टुवर्ड्स द राइट प्लस टू द लेफ्ट, दोनों का कितना होना चाहिए, सम 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर, ओके। अब देखिए अगर रैंडम वॉकर n स्टेप्स के बाद ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, दैट मींस n1 और n2 बराबर होना चाहिए, से n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कुछ मान लिया n के बराबर होना चाहिए, तो कैपिटल N हमारे पास हो जाएगा कितना, 2n, और इससे दैट हमारे पास n हो जाएगा n बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनली आ जाएगा अगर रैंडम वॉकर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहां पर हो जाएगा n बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां पर भी n बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसका मैं स्क्वायर ही कर देता हूं यहां पे, ठीक है। एंड देन p टू द पावर n बाय 2 एंड q टू द पावर n बाय 2, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल स्क्वायर, ठीक है, एंड p q टू द पावर स्मॉल n, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास दो रैंडम वॉकर्स हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो इंडिपेंडेंट के केस में हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारे पास E और F दोनों का हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P ऑफ E, P ऑफ F। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर,
पूरे का स्क्वायर कर देंगे अगर दो रैंडम वॉकर मूव कर रहे हैं तो, ठीक है, एक ही सिस्टम के अंदर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास केस ये आ सकता है। आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास में रैंडम वॉकर में 4 स्टेप्स लिए टोटल, ठीक है, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो इस केस में क्या होगा कि हम जानते हैं टोटल इसने स्टेप्स कितने लिए 4, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और लेफ्ट और राइट में जो प्रोबेबिलिटी होगा स्टेप लेने का वो कितने के बराबर होगा, दोनों इक्वल, हाफ के बराबर होगा। तो क्यों ना हम ये सारी वैल्यूज यहां रख दें इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फाइनली अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे यहां से तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड पी क्यू दैट मीन्स हाफ इंटू हाफ, सो इसका पावर हो गया n/2 दैट मीन्स 2, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय यहां से हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड इसे 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको 6/16 दैट मीन्स यहां से हो जाएगा 3/8, सो 3/8 हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आ रहा है। ओके, अब देखिए जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप बढ़ाते जाएंगे, जितने आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे केस में तो मैंने 4 स्टेप्स लिए हैं, अगर आप 4 से अधिक स्टेप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 स्टेप जा रहे हैं, 20 स्टेप जा रहे हैं, 50 स्टेप जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताता हूं मैं कितना होता है, ठीक है। रैंडम वॉकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए 10 स्टेप्स के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.25 के ऑलमोस्ट, 20 स्टेप्स के बाद आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.18, 50 स्टेप्स के बाद आएगा 0.11, इस प्रकार से चलता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो जितने अधिक नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा उतना प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एज द नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजिंग, तो हमारे केस में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसको यूज करेंगे किस केस में, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कैसे हुआ, जब कैपिटल N टेंड्स करेगा इंफिनिटी को तब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे ये यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो फर्क एक तो आपको पता चल गया कि हम डिस्क्रीट के केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और वो डिस्क्रीट केस भी हमारे पास कौन से वाले, जिसमें आप 2 केस ले रहे हैं, स्पिन अप स्पिन डाउन हो गया, हेड टेल हो गया, सक्सेस फेलियर हो गया, इन सब केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्क्रीट केस में आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस केस में क्योंकि n इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां डिस्क्रीट है, यहां पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, ओके, यहां पर डिस्क्रीट। तो ये सबसे पहला तो डिफरेंस यही आ जाता है। दूसरा डिफरेंस यहां पर आता है कि इसका जो कर्व होता है ना, ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मीन होगा, मीडियन होगा और जो मोड होगा, तीनों आपस में बराबर होता है इस केस में। मीन, मीडियन, मोड बहुत ऑल आर इक्वल, मतलब ऑल जितने भी हैं मीन, मीडियन, मोड सभी क्या होते हैं, इक्वल होता है। बट इस केस में ग्राफ कैसा, अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं रहेगा। एक रिलेशन होता है जो काफी इंपॉर्टेंट हुई है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बिहाफ पे, हमारे पास रिलेशन होता है मीन माइनस मीडियन ऑफ 3 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू मीन माइनस में मोड। ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन यहां पर सेटिस्फाई करेगा जब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास फंक्शन रहेगा, फंक्शन कह लो या फिर हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका वैल्यू क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास होगा P डिपेंड करेगा x पर, ये होगा हमारे पास 1 में अंडर रूट में पाई एंड 2 सिग्मा स्क्वायर एंड e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय दिस 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कह लीजिए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं यहां पर कि जो सिग्मा स्क्वायर है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। और जो ओनली सिग्मा की बात करेंगे तो ये हमारे पास होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम लोग डिफाइन करेंगे सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को, ठीक है। मान लीजिए आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं इन केस ऑफ स्मॉल n, ठीक है, वेरिएंस ऑफ स्मॉल n आप निकालना चाहते हैं, कितना होगा ये हमारे पास n स्क्वायर माइनस n। दोनों में फर्क है, देखो दोनों में फर्क है। यहां पर तो देखो एवरेज लिया गया है n स्क्वायर का, माइनस में यहां एवरेज लिया n का और फिर उसका स्क्वायर किया गया है। तो ऐसा आपने देखा भी होगा क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी जब फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ पोजीशन या मोमेंटम, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके चलते हैं, ठीक है। म्यू यहां पर क्या है, म्यू को हम लोग बोलते हैं मीन,
मीन का वैल्यू या एवरेज का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एवरेज आपने स्मॉल n का निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाला, क्या रहेगा, PI/XI एंड डिवाइड बाय समेशन PI। समेशन PI मींस सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और यहां पर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई द x। ठीक है, जो भी हमारे पास x रहेगा। ठीक है, ये आएगा x का, सॉरी x का आएगा ना। ठीक है, ये x का रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मीन। ठीक है, ओके, अब x माइनस म्यू आप निकाल रहे हैं, दैट मींस यहां पर क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ओके, सो ये हमारे पास रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस वेरिएंस का वैल्यू। वेरिएंस का वैल्यू किस में फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस ऑफ n1 का भी निकालता हूं मैं, वो वेरिएंस ऑफ n2 के बराबर ही आता है, लगभग सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, मतलब वेरिएंस ऑफ n1 कह लीजिए या वेरिएंस इन n2 कह लीजिए, सेम आता है। कितने के बराबर आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आल्सो हम वेरिएंस निकालेंगे किसके अंदर, m के अंदर भी निकालेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है, m के अंदर कितना आता है हमारे पास वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप मालूम करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ यहां से स्क्वायर को हटा लीजिए, रूट आ जाएगा इधर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं n1 के अंदर। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ n1। ठीक है, n1 कह लो या n2 कह लो, सेम आना है। देखो सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा सिग्मा 1 स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस में n1 स्क्वायर। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है। ठीक है, ये स्क्वायर लेने के बाद आपने एवरेज लिया है, या आपने पहले एवरेज लिया फिर उसके बाद स्क्वायर किया है। ओके, तो आपको इन दोनों का वैल्यूज पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो थोड़ा आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एंड बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके पास ये दोनों वैल्यू सामने आती हैं। कितना आता है, देखो इसका वैल्यू तो बड़ा सिंपल है। देखो n1 का एवरेज होता है np, अगर आप n2 का देखेंगे तो nq हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये वैल्यू हमारे पास होता है np प्लस में n ऑफ n माइनस 1 ऑफ p स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आता है। ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करनी है यहां पर, तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो np प्लस में n ऑफ n माइनस 1 ऑफ p स्क्वायर एंड माइनस में n1 ये इसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां से हमारे पास आ जाएगा p प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से np ये कॉमन आ रहा है, 1 माइनस p हो गया, और 1 माइनस पी क्यू के बराबर है, तो npq आ जाता है। और सिमिलरली आप अगर सिग्मा 2 स्क्वायर निकालेंगे, ये दोनों आपस में बराबर आता है, किसके, npq। तो वेरिएंस अगर आप निकाल रहे हैं n1 के अंदर, तो हमारे पास आएगा npq के बराबर, ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में npq। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं वेरिएंस ऑफ m। ठीक है, m के अंदर वेरिएंस निकालते हैं। तो हम जानते हैं m का वैल्यू कितना था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द राइट माइनस टू द लेफ्ट, n1 माइनस n2। तो अगर इसका हम लोग एवरेज देखें तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास n1 का एवरेज माइनस n2 का एवरेज। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहां पर एक चीज और है, ये जो n1 है और n2 है, ठीक है, इसमें यहां से हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि मैंने n1 का फॉर्मूला लिखा है यहां पे, तो हम लोग क्योंकि जानते हैं कैपिटल N होता है n1 प्लस n2 के बराबर, सो हमारे पास n2 हो जाएगा कैपिटल N माइनस n1। अगर आप ये यहां पर रखेंगे, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहां से 2 ऑफ n1 एंड माइनस कैपिटल N, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2 ऑफ n1 माइनस कैपिटल N। ठीक है, ओके, अब यहां पर इसका हम लोग लेते हैं स्क्वायर। तो देखो इस कंप्लीट, सबसे पहले मैंने एवरेज लिया, उसके बाद मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2n1 इसका स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस में 2n और ये हो जाएगा n1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तो एवरेज लेने के बाद स्क्वायर किया, उसकी वैल्यू आई है सामने। अगर मैं m का स्क्वायर पहले करता हूं और फिर उसका एवरेज लेता हूं, तब क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर निकालूं अगर मैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि m हमारे पास कितने के बराबर है, 2n1 माइनस कैपिटल N। सो यहां से सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4n1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हमारे पास हो गया, अच्छा यहां पर एक चीज और है ना, यहां पर 4 आएगा ना, ठीक है, यहां पर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, सो 4n1 स्क्वायर प्लस में कैपिटल N स्क्वायर एंड माइनस में 4n ऑफ n1। ठीक है, ओके, तो यहां से आप एवरेज ले सकते हैं दोनों तरफ। अब आप एवरेज ले लीजिए दोनों तरफ, एवरेज लेंगे तो यहां से आ जाएगा 4 ऑफ n1 स्क्वायर। देखो दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है देखो। ठीक है, अच्छा प्लस में
n स्क्वायर एंड माइनस में 4 कैपिटल N ऑफ n1, ये हमारे पास आ जाएगा। और अब आप फॉर्मूला अडॉप्ट कर लीजिए, जो वेरिएंस है m के अंदर आता है वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर ऑफ m, दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास हैं इनको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक, सो अगर हम देखें यहाँ पर मुझे ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और आप कर सकते हैं ना, एक चीज़ और है, देखो आपको इसमें पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको इसमें पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में भी है और यही सेम वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 4n1 स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस में अब यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कंप्लीट वैल्यू कितने के बराबर है, m एवरेज स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस में दिस 4n1 एवरेज स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 में यहां से क्या लेता हूं कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा एवरेज ऑफ n1 स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ n1 टू द स्क्वायर। और अगर हम देखें ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास है सिग्मा n1 स्क्वायर या सिग्मा 1 स्क्वायर कह लीजिए सिंपल। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास सिग्मा m स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वैल्यू सिग्मा m स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाता है सिंपली 4 ऑफ सिग्मा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स अभी हमने फाइंड आउट किया था इसका वैल्यू 4 इंटू में npq। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें तो सिग्मा m का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 4npq। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअल में, यहां से क्वेश्चन आता है 4npq, ये हमारे पास स्मॉल m के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये डाटा आपको गिवन है, स्टेप लेंथ का वैल्यू यूनिटी गिवन है, 1 गिवन है, स्मॉल p राइट हैंड की तरफ स्टेप लेने का प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3। सो लेफ्ट स्टेप लेने के प्रोबेबिलिटी हो जाएगा q इज इक्वल टू 1 माइनस p, दैट मीन्स 1/3। ओके, कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स उसने जो लिए हैं वो कितने रहेंगे, स्मॉल n। ओके, आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने ये करना है यहां से मीन डिस्प्लेसमेंट, मीन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे हम एवरेज कह रहे हैं उसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना, मीन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो देखो मीन डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है हमारे पास, मीन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई एंड डिवाइड बाय समेशन पी आई। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। देखो सबसे पहले p, ठीक है, राइट हैंड की तरफ स्टेप लेने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कि कितना है n1 के बराबर। ठीक है, n1 हो जाएगा, n1 स्टेप राइट हैंड में और प्रोबेबिलिटी कितना p। ठीक है, और क्योंकि यहां पर मैंने लेंथ में लिखा है ना इसको, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने n1 राइट की तरफ और हर एक स्टेप की लेंथ कितनी है, एक इक्वल, तो मैं यहां से लिखूंगा n1 इंटू ए, n1 इंटू ए। ठीक है, प्लस में फिर राइट का लिखा मैंने, लेफ्ट का लिखो, लेफ्ट में स्मॉल p की जगह पर क्या आ जाएगा स्मॉल q, और n1a की जगह पर क्या आ जाएगा n2a, लेकिन n2a नहीं आएगा। अगर हम देखें ये हमारे पास ओरिजिन है, राइट में a है तो इधर लेफ्ट में हो जाएगा माइनस है, तो प्रोबेबिलिटी इधर का हो सकता है स्मॉल p, इधर का हो सकता है स्मॉल q, तो ये माइनस है एक्चुअल में, तो मैं यहां पर यूज करूंगा माइनस n2a। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप यहां से, ठीक है, अगर आप यहां से मीन अगर आप ले रहे हैं एवरेज ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो फिर ये प्लस में आ जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया, p प्लस में q हो गया। ठीक है, p प्लस q हो गया। ओके, अब यहां से हम लिखेंगे कैसे, देखो यहां से हमारे पास हो जाएगा n1 प्लस n2 ऑफ a, और यहां से हो जाएगा p माइनस q, ऐसा लिख सकते हैं आप। और डिवाइड बाय ये जो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है ये तो 1 के इक्वल है, p प्लस q। ठीक है, अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल N, दिस इज स्मॉल a एंड p माइनस ऑफ q, तो हम इसका लिख सकते हैं स्मॉल q का वैल्यू 1 माइनस p, इतने के बराबर होता है। ठीक है, यानी हमारे पास हो गया na ऑफ 2p माइनस 1। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 डायमेंशन में मीन डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को पता है। चलिए ठीक है, अच्छा अब देखिए आपको गिवन है यहाँ पे स्टेप लेंथ कितना है, स्टेप लेंथ हमारे पास 1 गिवन है, यूनिटी गिवन है। ठीक है, तो स्टेप लेंथ क्योंकि यूनिटी गिवन है तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में स्मॉल p, तो स्मॉल p आपको गिवन है 2/3 एंड माइनस में कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 4/3 माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ से हो गया 4/3 माइनस 1, दैट मीन्स 1/3। सो मीन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया 1/3।
अब देखिए यहां पर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस प्रकार का शेप आपको दिया है, कुछ हेक्सागन टाइप आपको शेप दिया है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको शेप दिया है, आगे भी इसी प्रकार से, ठीक है ना, ये आगे भी इसी प्रकार से चलता जाएगा। ओके, और आपसे ये कह रहा है कि 3 स्टेप के बाद में जो रैंडम वॉकर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि रैंडम वॉकर ने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना उसने शुरू किया। अब क्योंकि ये हेक्सागन बन रहा है तो इसके पास टोटल ना 6 वेज आ रहे हैं, देखो 6 टोटल इसके पास में वेज हैं, रास्ते हैं इसके पास जाने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 स्टेप्स लेने के बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास हो जाएगा 6 का क्यूब, दैट मींस 216। तो 216 टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन मुझे तो फेवरेबल देखना है, तो फेवरेबल कितना होगा, तो पहला स्टेप का देखिए फेवरेबल कितना है, तो पहला स्टेप में तो कहीं भी स्टेप ले सकता है, 6 में से किसी भी स्टेप ले सकता है, तो 6 हमारे पास ये होगा। ठीक है, ये फेवरेबल केसेस हो गए, मल्टीप्लाइड बाय फिर दूसरे वाले का, इंडिपेंडेंट केस है ना इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई में दूसरा वाला स्टेप। अब चलिए मान लेते हैं यहां पर आ जाता है ये, ठीक है, मान लीजिए उसने यहां से यहां स्टेप लिया, इसने जैसे ही यहां पर आएगा तो क्योंकि अब इसके अब फिर दोबारा से 6 रास्ते हैं। ठीक है, देखो ये वापिस से तो आ नहीं सकता क्योंकि फिर तो 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, और ये इधर भी नहीं जा सकता, ये स्टेप्स नहीं है, ये स्टेप नहीं है, ये स्टेप नहीं है, और ये स्टेप नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वापस आने में इसको इस पॉइंट पर 3 से अधिक स्टेप लगेंगे, या फिर 3 से कम में ही खत्म हो जाएगा। 3 स्टेप में खत्म करने के लिए या तो इसको इस पॉइंट पर आने के बाद इधर जाना पड़ेगा, ऐसे जाकर के ऐसे, या फिर इसको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे आकर के ऐसे। ठीक है, यानी हमारे पास 2 केस बन रहे हैं, या तो इधर जाए या फिर इधर जाए। और जब तीसरा स्टेप लेगा तो वो तो फाइनल होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, कि वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, तो हमारे पास टोटल केस कितना बना, 1 ही बना। ठीक है, एक ही स्टेप लेगा वो, एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्शन कितना है, एक ही रहेगा, तो हमारे पास टोटल हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 12। तो नेट प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया 12 डिवाइड बाय 216। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल भी हो रहा है 18 पर, सो 1/18 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अच्छा थर्ड क्वेश्चन में हम एक कंपार्टमेंट जो है ना, मतलब हमारे पास एक वेसल समझ लीजिए, इस वेसल में हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इसको 2 कंपार्टमेंट्स में इस प्रकार से तोड़ा है इसको कि एक के केस में हमारे पास वॉल्यूम है V/3, तो दूसरे का वॉल्यूम हो जाएगा 2V/3। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट 1 है, कंपार्टमेंट 2 है। कंपार्टमेंट 1 में वेरिएंस निकालना है एक्चुअल में, वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहां प्रेजेंट रहेगा। तो हम जानते हैं, देखो वेरिएंस अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग अभी कैलकुलेट किया भी था, NPQ के बराबर है। NPQ के बराबर है। N क्या चीज है यहाँ पे, N का डिनोट यहां पर जो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने प्रेजेंट है इस वेसल में। तो टोटल हमारे पास कितने प्रेजेंट है, N प्रेजेंट है, और स्मॉल p और स्मॉल q हमारे पास क्या चीज है, दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, पार्टिकल के होने की संभावना कितनी है, कंपार्टमेंट 1 में वो कितना है स्मॉल p, और कंपार्टमेंट 2 में वो कितना है स्मॉल q। ठीक है, तो ऐसा आप मान करके चलिए, इन दोनों में से किसी को भी मान लीजिए, दोनों मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, या तो इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, या फिर इसको q इसको p मान लीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि पार्टिकल्स इस वाले कंपार्टमेंट में हो, तो देखो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगा 1/3। ठीक है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे, वो 1/3 ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो 1/3 ऑक्यूपाई करने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहेगा 1/3, क्योंकि टोटल ऑक्यूपाई करने का कितना है, 1 है। ठीक है ना, टोटल ऑक्यूपाई करने का वॉल्यूम जो है वो कितना है, V है, और यहां पर नंबर ऑफ केस कितना, V, और फेवरेबल कितना, V/3, सो वी आर गेटिंग 1/3 है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास है स्मॉल p, तो स्मॉल q कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, दैट मीन्स 2/3 सिंपल। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो हमारे पास आएगा 2n, और डिवाइड बाय कितना हो गया, 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, फॉर दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए 2n डिवाइड बाय 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये असम मेघालय वाला जो पेपर हुआ था दिसंबर 2019 में, उसका एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरना था यहाँ पे, और यहाँ गिवन है p² q²। आप देख रहे हैं सभी जितने भी हमारे पास में MCQ जो आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, सभी में p² q²। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने फिल करना था, कितना होगा। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूले से जो कि प्रोबेबिलिटी का होता है उससे कंपेयर करूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, p टू द पावर n1 एंड q टू द पावर n2। ये फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, कंपेयर करूं अगर मैं इसको इससे, तो n1 का वैल्यू आ रहा है 2 के इक्वल, n2 का वैल्यू भी आ रहा है 2 के इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं वो कितना लिया है वाकर के द्वारा, 4।
n1 प्लस n2, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज क्योंकि यहां पर पुट करूंगा तो ये वैल्यू मुझे यहां मिल जाएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहां से आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहां से आ जाएगा 4, दैट मीन्स 6। सो आंसर विल बी 6p² q²। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है जो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, वेरिएंस m के अंदर जो आपने निकालना था, ठीक है। वेरिएंस जो m के अंदर होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा भी था, इसका वैल्यू आया था कितना हमारे पास 4npq, ये हमारे पास वैल्यू आया था, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखो n1 स्टेप या n2 स्टेप का निकालना चाहूं तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में npq, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कैपिटल N की टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, सबसे अधिक यही यूज होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। और जब ये वेरिएंस हमें निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा ए से, डेल्टा ए का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा ए का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, या फिर एक काम ये कर सकते हैं सिंपली इसके अंदर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके, और इसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वेरिएंस आया किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। ये सिंपल वेरिएंस का फॉर्मूला था जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता भी आपने देखा होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने स्टडी किया मैथमेटिकल फिजिक्स में तो ये सिंपली हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट में npq, ठीक है। अच्छा सिर्फ मैंने डिस्प्लेसमेंट में फाइंड आउट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया इनटू डेल्टा ए से, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो डेल्टा ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा ए क्या चीज है, डेल्टा ए हमारे पास है स्टेप विड्थ, स्टेप विड्थ। अब स्टेप विड्थ ए नहीं है देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ पर प्लस ए है, इधर माइनस ए है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। स्टेप विड्थ ये टोटल है एक्चुअल में 2a के बराबर है, ये है स्टेप विड्थ आपका। तो स्टेप विड्थ क्योंकि 2a के बराबर है, अगर इसको हम यहाँ रखेंगे तो 2a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4npqa²। तो सिग्मा यानी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अगर ये आप मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4npqa², ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2a अंडर रूट में npq, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2D हमारे पास जो स्क्वायर लेटिस है उसका क्वेश्चन दे रखा है। यहां पर हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा यहां पर वॉकर का जो मूव करने का प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए वॉकर यहां पर स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन जा सकता है, वेस्ट में जा सकता है, नॉर्थ में, साउथ में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये आपको गिवन है 0.255, ये भी गिवन है 0.255, ये गिवन है 0.245 और ये गिवन है 0.245। अब देखिए जब हमारे पास में रैंडम वॉकर के लिए प्रॉब्लम जब 1D केस से अधिक आ जाए, 2D केस आ गया, 3D केस आ गया, ऐसे केस में आप डायरेक्शन भी डिनोट कर दीजिए। जैसे यहां पर क्या डायरेक्शन होगी, प्लस आई कैप, इसमें कितना होगा प्लस जे कैप, ठीक है, इसमें कितना होगा माइनस जे कैप और यहां होगा माइनस आई कैप। और स्टेप लेने का जो विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, ए के बराबर हमारे पास विड्थ है और ये प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो उसने लिए हैं वो कैपिटल N लिए हैं, आपने मालूम करना है एवरेज डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, ठीक है। और विद डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी होगा कुछ ना कुछ, तो डायरेक्शन भी और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करना है इस केस में। चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो यहां पर जो हमारे पास एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PI/XI, ठीक है, एंड डिवाइड बाय PI। आप देखेंगे इन सभी का जो सम रहेगा वो 1 के बराबर अगर आएगा तो मैं यहां पर रख दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार सभी का सम जो है वो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1 के बराबर आएगा एक्चुअल में, आप देखेंगे इन सब का सम जो है ना ये सब 1 के बराबर है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए अब मैं हर एक स्टेप का लिख रहा हूं, इधर स्टेप लेगा तो कितना आएगा, इधर स्टेप लेगा सब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इधर का लिख रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0.255 प्रोबेबिलिटी इनटू स्टेप लेंथ। तो एक स्टेप का लिखता हूं मैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना, एक स्टेप का लिखता हूं मैं, फॉर 1 स्टेप एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर टू टेक 1 स्टेप, ठीक है, इन आइदर डायरेक्शन, इन आइदर ऑफ द 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 0.255 इनटू में ए आई कैप, ठीक है, प्लस में फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे तो 0.255 और यहां पर हो जाएगा ए जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट प्लस में 0.245 और यहां पर हो जाएगा माइनस ए जे कैप, और सिमिलर इधर की तरफ रहेगा तो प्लस में 0.245 एंड माइनस ए आई कैप, ठीक है, ओके। अब देखो यहां से हम ऐसे ले सकते हैं जो आई कैप वाली टर्म्स हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.255 माइनस में 0.245 दैट मीन 0. ये हमारे पास हो जाएगा 0.001, ठीक है ना, सॉरी 0.01 हो जाएगा ना, 0.01,
0, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। ओके, और इनटू में हो गया हमारे पास आई कैप, ये आई कैप। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस में हो गया 0.01 और ए जे कैप, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 ए ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। ये एक स्टेप का आया है। अगर आप n स्टेप्स के लिए निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड वाइज नहीं आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा। अब डायरेक्शन अगर आप मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप, और आई कैप प्लस जे कैप का मतलब हो गया ये वाली डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा रैंडम वॉकर का। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, आई कैप के लिए 1 का स्क्वायर और जे कैप के लिए 1 का स्क्वायर विच इज 1, सो ये हो जाएगा √2 टाइम्स द वैल्यू n इंटू ए इंटू 10⁻²। सो n इंटू ए इंटू 10⁻², ये हमारे पास आ जाएगा। मीटर के अंदर जो भी हमारे पास दे रखा मीटर सेंटीमीटर उसमें आ जाएगा ये हमारे पास, और डायरेक्शन हमारे पास आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो ये क्वेश्चन था दिसंबर 2013 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेटिस पर बेस्ड है। 4 डायरेक्शन पॉसिबल है हमारे पास, +x, -x, +y और -y। ठीक है, ओके, अब जो प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी, नेट प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है आपने? कि 3 स्टेप ले रैंडम वॉकर, 3 स्टेप लेना है। रैंडम वॉकर ने 3 स्टेप लेना है, और इस स्क्वायर लेटिस में जब वो स्टेप लेगा तो वापिस से उसी स्टेप को दोबारा से नहीं दोहराएगा। जैसे मान लीजिए एक बार स्टेप इसने, ये डायरेक्शन में डिनोट कर देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से मान लीजिए। ठीक है, तो अगर इधर जा रहा है ये तो वापिस से इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम फॉर्मूला देखें प्रोबेबिलिटी का तो ये होगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, अब क्योंकि उसके पास 4 डायरेक्शन पॉसिबिलिटी किसकी है? 4 डायरेक्शन की है। ठीक है, और 3 स्टेप उसने लिए हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इसके पास हो जाएंगे 4⁻3। दैट मीन्स हमारे पास हो गया 64। ठीक है, 64 हो गया। बट फेवरेबल केसेस कितने होंगे वो देख लीजिए। तो देखो पहला स्टेप लेने में इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप लेने में इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप जब लेगा, मान लीजिए चलिए इसने स्टेप ये वाले ले लीजिए। ठीक है, अब या तो ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन वापिस से इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं करना है उसने। तो 3 डायरेक्शन पॉसिबल है इसके पास। फिर उसके बाद जब वो एक और डायरेक्शन ले लेगा, जैसे मान लीजिए उसने ये वाली डायरेक्शन ले ली, या फिर ये वाली ले ली, या फिर ये वाली ले ली, तो इसके बाद अगेन फिर दोबारा से 3 केस आएंगे इसके पास, क्योंकि वापिस से आ नहीं सकता। तो 3 केस उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर ले सकता है। ठीक है, 3 केस ले सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस रहेंगे 4 × 3 × 3, दैट मीन्स 4 × 9 36। सो नेट प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया 36 / 64। कैंसिल आउट हो रहा है किसी पे? हाँ, 4 पे कैंसिल आउट होगा, ये 9 और ये कितने पे? 16। सो 9/16 दिस इज अवर फाइनल आंसर। 9/16 दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। 2D स्क्वायर लेटिस, फिर दोबारा से यही डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पॉसिबिलिटीज क्या हैं? इधर 0.2, इधर 0.2 जाने का, इधर 0.3 है, इस तरफ जाने का 0.3 है, और स्टेप लेंथ जो दे रखा है वो तुमको 1 दे रखा है। टोटल स्टेप उसने n लिए हैं, आपने मालूम करना है एवरेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चन है जैसा दिसंबर 2013 में पूछा है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं PIXI। ठीक है, और डिवाइड बाय जो PI आएगा वो तो यहाँ पर 1 के बराबर है। आप खुद देख सकते हैं सबका जो सम है वो 1 के बराबर आ रहा है। ओके, चलिए ये तो 1 के बराबर हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी है? प्लस आई कैप। डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लीजिए आप, प्लस आई कैप, इधर है प्लस जे कैप, इधर है माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप, और इधर है माइनस जे कैप। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ए का वैल्यू क्योंकि 1 ही है यहाँ पर, एक स्टेप का निकाल लीजिए आप। एक स्टेप का निकालेंगे तो 0.3 आई कैप एंड 0.3 आई कैप। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस में हो जाएगा 0.2 आई कैप, फिर प्लस में 0.2 जे कैप, और माइनस में हो जाएगा 0.3 जे कैप। ठीक है, ये एक स्टेप का आया। n स्टेप्स के लिए आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 n आई कैप, और यहाँ से आ गया -0.1 n जे कैप। ठीक है, तो यानी 0.1 n जो है ये तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज अवर फाइनल आंसर, 0.1 n आई कैप माइनस जे कैप। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये गिवन है कि ये हमारे पास ओरिजिन x = 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन x = डेल्टा, ये गिवन x = माइनस डेल्टा। ठीक है, मतलब ये आपको गिवन है डेल्टा और ये भी आपको गिवन है डेल्टा। ठीक है,
अब देखिए यहां पर रैंडम वॉकर के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4 ओरिजिन पर। अगर ये राइट हैंड में जाता है तो इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/8, और अगर ये लेफ्ट में जाता है तो इसका प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है 3/8। ये सब आपको गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द वॉकर टू रिमेनिंग एट द ओरिजिन इज 1/4, टेकिंग स्टेप टू द राइट द प्रोबेबिलिटी इज 3/8, टेकिंग स्टेप टू द लेफ्ट द प्रोबेबिलिटी इज 3/8। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर किया, मीन लिया और रूट लगा दिया, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, फिर मीन लिया तो मीन ले लिया, और उसके बाद क्या किया, रूट ले लिया। ये हमारे पास आया XRMS। ओके, अब हम लोग मालूम करेंगे ये वैल्यू कितने के बराबर है। तो ये वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, बड़ा आसान है। देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मालूम करेंगे तो फॉर्मूला हम लगाएंगे PI स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज 1/4 प्लस 3/8 प्लस 3/8 कम्स आउट टू बी 1। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो सबसे पहला केस हम इसका लिख रहे हैं तो कितना होगा 3/8 प्रोबेबिलिटी, ओके। और हमारे पास स्टेप लेंथ कितना दे रखा है, 1 स्टेप का निकाल रहा हूं मैं, तो स्टेप लेंथ कितना दे रखा है आपको, स्टेप लेंथ दे रखा है डेल्टा के बराबर, वो भी माइनस डेल्टा। तो माइनस डेल्टा का स्क्वायर कर लीजिए, डेल्टा स्क्वायर ही आ जाना है, तो डेल्टा स्क्वायर आ गया। प्लस में फिर यहां पर प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। और स्टेप लेंथ, तो ओरिजिन पे स्टेप लेंथ है नहीं, 0 है एक्स का वैल्यू, तो यहां पर 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर कर लीजिए। प्लस में फिर नेक्स्ट है 3/8, और यहां पर प्लस डेल्टा है तो डेल्टा का स्क्वायर कर देंगे। ये एक स्टेप का निकाला है आपने एवरेज स्क्वायर ऑफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट। स्क्वायर ऑफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट एक स्टेप का, ठीक है। कितने के बराबर आया हम देख सकते हैं, 3/4 डेल्टा स्क्वायर। n स्टेप्स के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, और जस्ट ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर जैसे आप पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा XRMS। तो XRMS हमारे पास आ गया, ये डेल्टा बाहर आ जाएगा, एंड अंडर रूट में 3/4n, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। डेल्टा अंडर रूट 3/4n, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन भी सर नेट में ही पूछा गया है, तो जस्ट आप ये मत समझिएगा कि आपने वेरिएंस निकालना है यहां से, तो आप सिंपली फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेंगे यहां से NPQ, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, और फिर आप जो है स्टेप विड्थ से आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे स्टेप विड्थ से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया, आपको गिवन है लैम्डा माइनस ओमेगा/2 से लेकर के लैम्डा प्लस ओमेगा/2 के बीच पार्टिकल के होने की संभावना है पूरी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टेप विड्थ आ रहा है, ये स्टेप विड्थ हमारे पास आएगा लैम्डा प्लस ओमेगा/2 माइनस ऑफ लैम्डा प्लस ओमेगा/2, दैट मींस ओमेगा। तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में इसका जो वैल्यू आता है वो डिफरेंट आ जाता है ऑप्शन से, अगर हम देखें, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, सिंपली आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका देख लीजिए कितना आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास होगा पूरा 1, जब हमारे पास में वैल्यू लैम्डा माइनस ओमेगा/2 से लेकर के एक्स वेरी कर रहा होगा लैम्डा प्लस ओमेगा/2, और 0 रहेगा अदरवाइज वाले केस में। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप लोग मालूम कर लीजिए एवरेज ऑफ द एक्स and average of the x square, and then put down that value in this formula। और जो भी आंसर आपका आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4, जो पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ ये हमारे पास जो x आ रहा है, x का एवरेज, ये पूरा आपने कैलकुलेट कैसे करना है, देखो सिंपली आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, लैम्डा माइनस ओमेगा/2 से लेकर के लैम्डा प्लस ओमेगा/2, एंड जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि 1 है इस केस में, तो 1 × में हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। एक्स स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये आ जाएगा x × dx, ठीक है। ये आप मालूम करिए, यहाँ रखिए, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पर, फिर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करके फिर आप मुझे आंसर बताइएगा। ओके, सो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।